हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 12 को, हिस्ट्री को, जिसमें हम लोग देख रहे थे हड़प्पा सभ्यता। और इसमें आज हड़प्पा सभ्यता का आज का टॉपिक है हमारा मोहनजोदड़ो, एक नियोजित शहरी केंद्र। तो आइए देखते हैं मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र किस प्रकार से ये मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। और हड़प्पा सभ्यता का एक शहर था मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो बहुत बड़ा शहर था, एक विशाल शहर था जो 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। और यह शहर दो भाग में विभाग था, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में। तो पश्चिमी क्षेत्र में एक दुर्ग या किला था, उसी को किला या दुर्ग बोलते हैं, किला या दुर्ग था। पूर्वी क्षेत्र में नीचे एक नगर बसा हुआ था जिसको निचली इलाका या निचला शहर के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं दुर्ग और निचला शहर जो है। ये देखिए, ये मोहनजोदड़ो का शहर है, दो शहर, दुर्ग और जिसको किला भी बोलते हैं, और निचला शहर। तो ये दुर्ग जो था उसको पक्के ईंट से घेरा हुआ था। ये दुर्ग का जो भवन था, दुर्ग की जो भवन था, कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनाई गई थी इस भवन को। और बड़े बड़े भवन थे। और तो इस भवन से देख करके ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ का संभवतः प्रशासनिक अथवा धार्मिक केंद्रों के रूप में यह कार्य हुआ होता होगा। यहाँ पे दुर्ग में प्रशासनिक कार्य होता होगा या फिर धार्मिक कार्य होता होगा, इस प्रकार का अनुमान लगाया गया है। दुर्ग के चारों ओर ईंटों की दीवार थी जो दुर्ग के निचले शहर से, जो ये निचला शहर है पूर्वी क्षेत्र में दुर्ग का, और इससे चारों ओर जो ईंट का दीवार से घेरा हुआ था उसको डिवाइड कर देता था, अलग कर देता था, निचले शहर से अलग करती थी। और दुर्ग में शासक और शासक वर्ग से संबंधित लोग रहा करते थे दुर्ग में। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि निचले शहर में सामान्यतः समान लोग जनजीवन व्यतीत करते थे। और निचले शहर का क्षेत्र जो था दुर्ग की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा था। तो इसमें रिहायशी क्षेत्र होते थे और जिनमें समान जनजीवन जैसे शिल्पी लोग रहा करते थे। और निचले शहर के चारों ओर भी जिस प्रकार से दुर्ग के चारों ओर दीवार बनाई गई थी, उसी तरह से निचले शहर के चारों ओर भी दीवार बनाई गई थी। और निचले शहर में अनेक भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। और ये जो ऊंचे चबूतरे भवनों के आधार पर निर्माण करते थे। तो चबूतरों के निर्माण के लिए विशाल संख्या में श्रमिकों को काम पर लगाया जाता था। और ऐसा प्रतीत होता था कि पहले नियोजन किया गया था और फिर योजना अनुसार उसे कार्यान्वित किया गया। तो इसको सुनियोजित कह सकते हैं, सुनियोजित तरह से इसको निर्माण किया गया था शहर का, दुर्ग का। और वहाँ का जो सड़कें थी, नालियाँ थी, और इस प्रकार की जो व्यवस्था थी, एक सुनियोजित व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से स्पष्ट होता है कि नगर में प्रवेश करने के लिए परकोटे, उसको बोला जाता था, बाहरी चरदीवारी में बड़े बड़े प्रवेश द्वार हुआ करता था। निचले शहर में एंट्री करने के लिए, प्रवेश करने के लिए बड़ा बड़ा द्वार हुआ करता था जिसको परकोटे के नाम से जाना जाता था। तो नगर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्रवेश करने के लिए आंतरिक चारदीवारी में प्रवेश द्वार होते थे। तो इस तरह की मोहनजोदड़ो में बहुत अच्छी व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो के समान हड़प्पा भी एक सुनियोजित शहर थी। उसके अलावा धौलावीरा में मुख्य प्रवेश द्वार के पास आधुनिक साइन बोर्ड जैसी लकड़ी के एक विशाल तख्ती भी मिली है। और यह सिर्फ धौलावीरा से मिला है। इसको इस पे लिखा हुआ भी कुछ 10 संकेताक्षर भी मिले हैं इसमें। और ये बहुत बड़ा मिला है, 37 सेंटीमीटर ऊंचा और 25 से 27 सेंटीमीटर चौड़ा है। यह लिखावट, इतना बड़ा लिखावट का इतना बड़ा नमूना और कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के कोई भी शहर से नहीं प्राप्त होता है, सिर्फ धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता की गृह स्थापत्य कला की बात करें तो मोहनजोदड़ो के निचले शहर में से आवासीय भवनों के नमूने उपलब्ध हुए। और निवास स्थान छोटे और बड़े दोनों प्रकार के होते थे। कुछ घर केवल एक ही कमरे वाले होते थे और कुछ घर बहुत बड़ा हुआ करता था, 12-12 कमरे तक का भी वहाँ पर साक्ष्य मिला है। बड़ा घर भी हुआ करता था। प्राय सभी बड़े मकानों में रसोई घर, स्नानागार, खास करके वहाँ का स्नानागार, मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल बड़ा स्नानागार का साक्ष्य मिला है। शौचालय भी वहाँ था। शौचालय
की भी व्यवस्था थी, कुएं बनवाए गए थे। तो सभी बड़े मकानों का नक्शा लगभग एक जैसा ही था और एक चौरस आंगन और चारों तरफ कई कमरे भी था। आंगन का भी साक्ष्य मिला है। आंगन के चारों तरफ कमरे हुआ करते थे, बहुत चारों तरफ से कमरे हुआ करता था, बीच में आंगन हुआ करता था। इस प्रकार का साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से। तो ऐसा प्रतीत होता है कि आंगन का इसलिए बनाया गया होगा कि परिवार की दैनिक गतिविधियां का जो आंगन था, परिवार के दैनिक गतिविधियां का केंद्र था। और विशेष रूप से गर्मी के मौसम में या फिर शुष्क मौसम में यहाँ पर खाना बनाने का काम किया जाता होगा या फिर कटाई करने का काम ये आंगन से किया जाता होगा, आंगन से लिया जाता होगा। तो मकान जो था चारों तरफ से कमरे और बीच में आंगन, 2 मंजिले 3 मंजिले मकान भी देखा गया है। दरवाजे और खिड़कियां प्राय सड़की की ओर खुला करती थी। और जो ग्राउंड लेवल पे जो ये होता था, जो कमरा होता था, उसमें कोई खिड़की नहीं होता था, क्योंकि ग्राउंड लेवल में खिड़की करना ठीक नहीं था। इसलिए ग्राउंड लेवल पे जो निचले तले के जो मंजिल हुआ करता था मकान का, उसमें कोई खिड़कियां नहीं हुआ करती थी। तो इस तरह का, और खिड़कियां जो था सड़कें की ओर खुला करती थी। सभी घरों की खिड़कियां सड़कें की ओर खुला करती थी। सड़कें और वहाँ की, इसके अलावा वहाँ की नालियाँ जो थी, नालियों का निर्माण किया गया था मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो की नालियाँ पक्की नालियाँ थी। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता भी रही है कि सुव्यवस्थित सड़कें और नालियाँ वहाँ की सुव्यवस्थित थी। और सड़कों और गलियों का निर्माण लगभग एक ग्रिड पद्धति के द्वारा किया गया था, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो सड़कें पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चारों तरफ से थी बिछी हुई सड़कें, और अनेक खंडों में विभक्त थी। यह सड़क मोहनजोदड़ो की सड़कों की चौड़ाई लगभग 13.5 फुट से 3 फुट तक थी, ऐसा साक्ष्य मिला है। हड़प्पा सभ्यता के लोग नालियों के निर्माण में अत्यधिक निपुण थे, इस तरह का साक्ष्य मिला है। इसे अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ के लोग नाली निर्माण में बहुत निपुण थे। और प्रत्येक घर में पक्की ईंटों से बनी छोटी छोटी नालियाँ हुआ करती थी, जो स्नानागार और शौचालय से जुड़ी होती थी। वहाँ का मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल स्नानागार, इसके अलावा अन्नागार, अन्न का भंडार भी मिला है। मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिला है, सबसे बड़ा अन्न का भंडार मोहनजोदड़ो से ही मिला है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, स्नानागार सबसे बड़ा कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। और अन्नागार का भंडार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अन्नागार और स्नानागार 2 महत्वपूर्ण पॉइंट है मोहनजोदड़ो का, जो यहाँ से साक्ष्य मिला है बहुत बड़ा। और इन जो नालियाँ हुआ करती थी, वो स्नानागार से और शौचालय से जुड़ी थी, छोटी छोटी नालियाँ। और ये नालियाँ बड़ी नालियाँ में जाकर के मिली होती थी, जो शौचालय और शौचालय का पानी और घर का नालियाँ का पानी, आंगन का पानी बड़ी बड़ी नालियों में जाकर के मिलती थी और उससे बाहर निकल जाया करती थी। तो इस प्रकार की व्यवस्था किया गया था। विशाल स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से मिला है, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन स्नानागार मिला है यहाँ से, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। इसका जलाशय दुर्ग के टीले में, जो पश्चिम मोहनजोदड़ो को पश्चिमी शहर है दुर्ग। तो उत्तम कोटि की पक्की ईंटों से यहाँ स्नानागार बना है और बहुत सुंदर स्नानागार। विशाल स्नानागार का निर्माण सिंधु सभ्यता के लोगों की अभियांत्रिकी प्रतिभा का परिचायक है। डॉक्टर आर के मुखर्जी के द्वारा, डॉक्टर आर के मुखर्जी का ये शब्द है। उन्होंने कहा था कि विशाल स्नानागार का निर्माण सिंधु सभ्यता के लोगों की अभियांत्रिकी प्रतिभा का परिचायक है। जलाशय 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा और लगभग 3 मीटर गहरा था वहाँ का जलाशय, जो विशाल स्नानागार के रूप में विख्यात था मोहनजोदड़ो में। इसके दोनों किनारे पर उत्तरी और दक्षिणी भाग में तल तक सीढ़ियां बनी हुई थी और स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना था। इसमें तीनों ओर कमरे बने हुए थे। तो इसमें एक से बड़ा कुआं था, जिसमें जलाशय में पानी आता था। जलाशय का पानी निकालने के लिए एक ढलवा नाली भी थी, तो इस नाली के द्वारा जलाशय का पानी बाहर निकल जाता था। विशाल अन्नागार का भी भंडार वहाँ पे मिला है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो के दुर्ग के टीले में एक विशाल अन्नागार, बहुत बड़ा माल गोदाम जिसको
उसको कह सकते हैं। इसके ईंटों से बने केवल निचले भाग ही शेष है, ऊपरी भाग जो संभवतः लकड़ी से बनाए गए थे जो बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे, तो निचला भाग अवशेष के रूप में मिला है साक्ष्य के रूप में। इसमें ईंटों से बने 27 खंड थे, जिसमें प्रकाश के लिए आड़े तिरछे रोशनदान बने हुए थे, पर जिसे रोशनी आया करता था, रोशनी आता था, तो रोशनदान बने हुए थे आड़े और तिरछे। तो ऐसा ही एक विशाल अन्नागार हड़प्पा भी मिला है, लेकिन मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो में अन्न का भंडार मिला है, अन्नागार मिला है, सबसे बड़ा है यहाँ से मिला है। मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र में विशाल स्नानागार की एक तरफ एक लंबा भवन भी मिला है, विशाल भवन का साक्ष्य भी मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता एक संपन्न सभ्यता थी। हड़प्पा वासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, और हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे नगरों से प्राप्त जैसे विशाल अन्नागार जो अवशेष हुआ है, विशाल अन्नागार के अवशेष से स्पष्ट होता है कि उपज आवश्यकता से अधिक होती थी। तो सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों से गेहूं, जौ, सफेद चना, तिल, राई और मटर जैसे अनाजों के दाने का भी साक्ष्य मिला है। बाजरे के दाने गुजरात के विभिन्न स्थलों से भी प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं, किंतु गुजरात और हरियाणा के पूरा स्थलों से पाए गए चावल के अवशेष से पता लगता है कि चावल की खेती भी की जाती थी उस समय। और ऐसा लगता है कि गुजरात में लोथल के लोग चावल उगाते थे। 1800 ईस्वी पूर्व में ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि वहाँ के लोथल के लोग जो गुजरात में भी है, वहाँ के लोग चावल उगाते थे। रागी का भी साक्ष्य मिला, कोदो, सांवा, ज्वार और फलियों का भी खेती की जाती थी। कपास सिंधु क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण उपज थी, यहाँ से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। और इसी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था, और इस सभ्यता की परिपक्वता के चरण के कम से कम 2000 वर्ष पहले के पूरा स्थल मेहरगढ़ से कपास पाई गई है। मेहरगढ़ से कपास का साक्ष्य मिला है, जो संपूर्ण विश्व में कपास के उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य है, मेहरगढ़ से जो प्राप्त हुआ है। तो कपास का भी उत्पादन उस समय होता था। और इसके अलावा कपास के अलावा यहाँ पर कृषि प्रधान तो था ही, कृषि व्यवसाय मुख्य व्यवसाय था ही। प्रौद्योगिकी विषय में महत्वपूर्ण यहाँ से प्रौद्योगिकी के विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। खेती सामान्यतः नदियों के किनारे की जाती थी। खेतों की जुताई के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था। लकड़ी के हल का साक्ष्य भी मिला है मोहनजोदड़ो और बनावली, जो अभी हरियाणा में है। तो मोहनजोदड़ो और बनावली में हल के मिट्टी के नमूने भी मिले हैं, और मुहरे पर किए गए रेखांकन एवं मूर्ण मूर्तियों से स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग को बैल की जानकारी थी, और वे खेतों की जुताई के लिए बैल का प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार का साक्ष्य मिला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता और अवलोकन को हम लोग देखेंगे, समाधान को। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।